Okay, I welcome you to section number 4 of how to speak English fluently. कल हमने देखा स्पीकिंग विथ रिदम इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ फ्लुएंसी, यानी कि अगर हमको लाइक यूएस यूके पीपल उनकी तरह अगर रिदम में बात करना है एंड जो फ्लुएंसी है अगर हमको चाहिए कम्युनिकेशन में तो हमको रिदम में बात करना पड़ेगा. ओके, द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू सी द टर्मिनोलॉजी. देन स्पीकिंग इन सेंटेंस इज ओनली इम्पॉसिबल, इसका मतलब अगर हम सेंटेंस में अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो हम कंटिन्यूअसली बात नहीं कर पाएंगे. कंटेंट ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच में क्या होता है. स्पीच क्लब एक्टिविटी. सो फर्स्ट वी सी द स्ट्रक्चर, दैट इज अ टर्मिनोलॉजी. नाउ हियर इज एग्जांपल, शी एट अ हॉट डॉग. तो यहाँ पे हुल टेल मी व्हाट इज अ शी इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. कम ऑन, कौन बताएगा व्हाट इज अ शी. यस. Okay, we got the response from Mahin. So it's a subject. Okay, she is a subject. What is the eight? Yes, Verb, Verb, it's a verb. And what is a hot dog? object, It's an object. Okay. So these words are arranged in the pattern of subject plus verb plus direct object. So the pattern, तो इसको हम बोलते हैं structure. So the pattern in which the words are arranged is called structure. Okay. So the structure is nothing but the pattern of fitting words together. नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं क्या एट शी अ हॉट डॉग. no, नो, राइट. वी इवन कैनॉट से अ हॉट डॉग एट शी, बोल सकते हैं. no, नो, राइट. सो दिस स्ट्रक्चर इज गवर्न बाय grammatical rules. Okay, now any doubt, any confusion regarding the structure? no, sir. Okay, good. Now we are going to take up the important topic, that is स्पीकिंग इन सेंटेंस इज इम्पॉसिबल. अगर हम सेंटेंस में ही बात करने की कोशिश करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द फ्लुएंसी. ये क्यों होता है ये आज हम देखने वाले हैं. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे अलॉन्ग विथ सेंटेंस हमको अगर फ्लुएंसी चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट इज द रिटन इंग्लिश. ओके, हियर इज अ वन टाइटैनिक शिप. सो बेसिकली एक पिक्चर है शिप का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. क्या लिखा है, कौन पढ़ के दिखाएगा मुझे. एनी वॉलंटियर. कम ऑन, कौन पढ़ेगा इसको. सर मैं पढ़ूं? यस, प्लीज रीड. स्टार्ट कर. यस यस, प्लीज स्टार्ट. When I was going that way, I saw a very beautiful picture of a Titanic ship in a shop. I wanted to buy it, but I did not have enough money for buying it. ओके गाइस, दिस इज द रिटर्न इंग्लिश एग्जांपल. ओके, द एग्जांपल ऑफ द रिटर्न इंग्लिश. तो रिटर्न इंग्लिश कैसे लिखी जाती है इससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाई स्पीकिंग सेंटेंस इज ओनली इम्पॉसिबल. इसके पहले हम देखेंगे हमारी माइंड की कंडीशनिंग कैसी हुई है. हमको बचपन से बोला गया है, हमारे पेरेंट्स से, टीचर से, या फिर हमारे जो फ्रेंड्स है जो हमसे एज में बड़े हैं, उन सब ने हमको बोला है अगर हमको फ्लुएंटली बात करना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, नीट क्लीन कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करने पड़ेंगे और उनको फिर अटर करना पड़ेगा. फिर से रिपीट करता हूं, हमको सबने बोला है अगर हमको अच्छे से अंग्रेजी में बात करना है
तो हमको नीट क्लीन कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करने पड़ेंगे, एंड देन हमको उनको अटर यानी कि बोलना पड़ेगा। इज दिस ट्रू? बोला है हमको ये? यस सर। यस, राइट। बट दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट एडवाइस वी रिसीव्ड। ओके, इसके कारण बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। And I'm very Okay, so everyone knows this person. Who's this? In front of you? बिल गेट्स। बिल गेट्स, राइट। तो आपको ऑब्जर्व करना है, ये जब बात करते हैं, ओके फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको ये ऑब्जर्व करना है, जब ये बात करते हैं, क्या ये सिर्फ सेंटेंस में बात करते हैं या फिर कुछ और भी यूज करते हैं? ओके, ये आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ओके, हियर वी गो। well, I think, everybody gets to decide on that. In my case, my kids got a great upbringing and education, but, less than 1% of the total wealth, because I decided it wouldn't be a favor to them. It's not a dynasty. I'm not asking them to run Microsoft. I want to give them a chance to have their own earnings and success, be significant and not overshadowed by the incredible luck and good fortune I had. And different families see that differently. I think the people who've made fortunes from technology are less dynastic, and so they'll even take their capital and give a lot of that away. You can have a view of giving away your capital or just giving away your earnings. And of course, I love all philanthropy, but the tech sector is probably the most aggressive about giving most of it away. ओके गाइस, डिड यू ऑब्जर्व? आपने ऑब्जर्व किया? Yes, sir. क्या समझ में आया आपको? other आप मुझे बताओ, ये जो स्पीच था, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, इसमें सिर्फ उन्होंने सेंटेंस यूज किए या फिर सेंटेंस के साथ साथ कुछ और भी यूज किया? यस। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? Okay, the Abrar says they use sentence with a proper accent. Okay, that's fine. Accent या रिदम, ये उसके बारे में डिस्कस करना, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। Growing up in that sort of environment is it's incredible. I think it's something that you take for granted if you live in London, because there's nowhere else in the world quite like it, I guess. It's just so many different kinds of people everywhere. The fact that it's ओके गाइज, इसका स्पीच फिर से देखते हैं। over the world, meet interesting people. What do I like the most about London? The diversity. The diversity. So in London, I grew up in London, and I left London at 18, and it was the first time that I ever sort of experienced, like, I don't know, racism was when I sort of first left London, because like here you grow up and you're just surrounded by it constantly, and growing up in that sort of environment is it's incredible. I think it's something that you take for granted if you live in London, because there's nowhere else in the world quite like it, I guess. It's just so many different kinds of people everywhere. The fact that it's cosmopolitan. ओके गाइज, अभी यहाँ पे आपने जो वीडियो देखा, तो इससे आपको ये पता चलता है क्या कि जब स्पीकर बात करता है तो सिर्फ सेंटेंस में बात करता है
या फिर सेंटेंस के साथ साथ कुछ और भी यूज करता है? तो आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? Okay, let's see the response. They use the verbs. Okay, that's correct. Okay. So my question is again, वो सिर्फ सेंटेंस यूज करते हैं या फिर सेंटेंस के साथ कुछ और भी यूज करते हैं? Okay, guys, now I'll explain you. Let's go to our slide. Now, जब नेटिव स्पीकर बात करते हैं, ओके, व्हेन द नेटिव स्पीकर स्पीक इंग्लिश, द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे ऑलवेज यूज सेंटेंस. हर बार वो सेंटेंस ही यूज करेंगे ऐसा नहीं. ओके, तो वो सिर्फ सेंटेंस का ही यूज करके बात नहीं करते हैं, सेंटेंस के अलावा कुछ और भी यूज करते हैं. ओके, दिस इज द ऑब्जर्वेशन. नाउ वो क्यों यूज करते हैं वो बाद में देखते हैं, बट देन इस सेशन में हम ये समझेंगे कि अगर आप सिर्फ सेंटेंस का यूज करके बोलने की कोशिश करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन. नाउ ये इसको एप्लीकेबल नहीं है कि अगर आप एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोलते हो और फिर स्टॉप हो जाते हो. अगर आप कंटिन्यूअसली बात करते हो अंग्रेजी में, तो आप सिर्फ सेंटेंस का यूज करके बात नहीं कर पाओगे. ये हम आगे देखेंगे व्हाई. सो व्हाई इट इज इम्पॉसिबल. तो जब भी राइटर इंग्लिश लिखता है, जब राइटर लिखता है, ही ट्राई टू पुट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस. तो राइटर क्या करता है, लिखते टाइम सेंटेंस में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन वो ओवरलोड कर सके कोशिश करता है. लेट्स टेक एग्जांपल. नाउ ड्यू टू दिस ही मेक द सेंटेंस कॉम्प्लेक्स. हियर इज एग्जांपल. I saw a very beautiful picture of a Titanic ship in a shop. Just a moment, guys. ओके, तो आप मुझे बताओ. तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, ये जो सेंटेंस है, दिस इज द रिटन कम्युनिकेशन. अभी हमने जो एग्जांपल दिया है उसमें से ये सेंटेंस मैंने लिया है. इसको कौन रीड करेगा क्विकली? Sir, can I? यस यस प्लीज. I saw a very beautiful picture of a Titanic ship in a shop. गुड. अगर हम देखेंगे इसमें राइटर ने क्या किया है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पुट करने की कोशिश की है. वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं हम पीस बाय पीस. तो इसमें हमको मिलेगा आई सॉ पिक्चर. दिस इज द वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्या है, एक छोटी इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिलेगा इन अ शॉप. ओके, आई सॉ पिक्चर अ वन इंफॉर्मेशन. सेकंड इंफॉर्मेशन इन अ शॉप. थर्ड इंफॉर्मेशन अ पिक्चर ऑफ अ टाइटैनिक शिप. द फोर्थ इंफॉर्मेशन अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. पिक्चर कैसा था, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. तो स्पीकर ने, सॉरी, राइटर ने क्या किया है, ये चारों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में पैक किए, है ना, पैकिंग बोलेंगे हम इसको. और पैक करके इस सेंटेंस को क्या किया है, थोड़ा बड़ा किया है. ऑटोमेटिकली बड़ा ही हो जाएगा. अगर हम एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पैक करने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अच्छा, ये समझ में आ गया गाइज आपको? Yes, sir. ओके, गुड. Here is another sentence. I wanted to buy it, but I did not have enough money for buying it. कौन बताएगा इसमें भी राइटर ने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन
ओवरलोड करने की कोशिश की है, तो कोई भी एक जन एक इंफॉर्मेशन बताओ, अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. I wanted to buy it. Correct. This is the first piece of information. Second one, I did not have enough money. I had some money but not much. तो दो इंफॉर्मेशन है. I had some money but not much. ज्यादा नहीं थी. What is the next one? For buying it. Correct. For buying the picture. So the money wasn't enough for the picture or to buy a picture. तो इसमें भी राइटर ने क्या किया है, एक से ज्यादा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पैक करने की कोशिश की है और उसमें वो सक्सीड हो गया. ओके, यहां तक समझ में आ गया गाइज आपको? Yes, sir. ओके, अगेन वी विल गो बैक. सो जब भी राइटर लिखता है तो ट्राई करता है कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पैक करे, और इसके कारण सेंटेंस मोस्टली कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड बन जाते हैं. ओके, ना इसमें कुछ भी गलत नहीं है. दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द एवरी राइटर. हर एक राइटर की ये नेचुरल टेंडेंसी रहती है, बिकॉज दिस इज व्हाट द रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी इज. ओके, और ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं, ओके, हमारे पास नोटबुक होती है, तो कम जगह होने के कारण हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन. ओके, आप क्या करोगे, घर जाने के बाद कोई भी एक किताब निकालो, ओके, और वहाँ पे चेक करो राइटर ने कोशिश की है क्या इस तरीके से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेंटेंस में पुट करने की. आप वो देखोगे. ओके, नाउ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ जब हम पहली बार इंग्लिश कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर रहे थे. तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ, तो जो रिटर्न इंग्लिश मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की है राइटिंग के लिए, उसी को हमने कैरी ओवर किया और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करने की कोशिश की. ओके, बट देन यू नॉट बी एबल टू यूज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इन अ स्पीच. वो हम देखेंगे आगे. अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कितने वर्ड्स है गाइज? क्विकली काउंट करके बताओ. Nine. So if you count each and every month, you will see there are 13 words. हर एक वर्ड को काउंट करो. I is also one word. Okay. Right? Right. Okay. And how many words are there in this sentence? Uh, 15. It's a 15, I guess. That's correct. 15 words, right? Okay. Now होता है क्या, जब हम अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते हैं, तो रिटर्न मेथोडोलॉजी में जैसे हम इंफॉर्मेशन को पैक कर रहे थे, उसी तरीके से फिर बात करते टाइम इंफॉर्मेशन पैक करते हैं और बड़े बड़े सेंटेंस में बात करने की कोशिश करते हैं. ओके, बट देन हम वी कैनॉट स्पीक बाय यूजिंग जस्ट सेंटेंसेस. क्यों? हियर इज द रीजन नंबर वन. इट इज डिफिकल्ट टू फ्रेम एंड अटर सच अ लॉन्ग सेंटेंस विथ मेनी वर्ड्स. ओके, इनको फ्रेम करना और अटर करना, ओके, इन सेंटेंस को जिसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स है, उनको फ्रेम करना और अटर करना वो डिफिकल्ट होता है. ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट? अगर हम लिख सकते हैं तो बोलने में क्या दिक्कत जाती है? यस. इफ यू कैन राइट इन सेंटेंसेस, why it is difficult to frame and utter them while speaking? अगर हम इनको लिख सकते हैं अच्छे से, तो बोलने में क्या दिक्कत है? प्लीज आंसर गाइज. ओके, सो अब्रार सेज इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक. ओके, सो हम डीपली रीजन इसका समझेंगे. क्या है द रीजन? इज इट इज डिफिकल्ट टू मेक द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ so many words in a sentence. I repeat,
ये जो बड़े सेंटेंस है इनमें जो वर्ड्स है उनका जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, मोर देन 10, 12, 13। तो इट्स बिकम डिफिकल्ट, इनका ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करना डिफिकल्ट बन जाता है। क्यों डिफिकल्ट बन जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ अ टाइम। ओके, वाई? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमको नेक्स्ट सेंटेंस कंपोज करने के लिए हमारे पास हार्डली 1 या 2 सेकंड होते हैं। टेक माई एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं एक सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहा हूँ तभी मुझे नेक्स्ट सेंटेंस को कंपोज करने का टाइम मिलता है। उसी टाइम में 1 या 2 सेकंड में ही मुझे उसको कंपोज करना है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक सेंटेंस को मुझे प्रोनाउंस करने के लिए लेट्स से 1 या 2 सेकंड लगते हैं, तो उसी टाइम में मुझे कंपोज करना है एंड देन मुझे वो अटर करना है। सो आई रिपीट इट अगेन। अगर हम सेंटेंस में बात करेंगे देन इट इज़ डिफिकल्ट टू फ्रेम एंड अटर सच अ लॉन्ग सेंटेंस विच कंटेन मेनी वर्ड्स। Why? Because it is difficult to make the grammatical arrangement of so many words at the same time because of the pressure of time. Because I need to make all these arrangement in just 1 or 2 seconds. Any confusion, any doubt, guys, so far? Yes, no? Okay. No, sir. And that's the reason. Thanks, Mahin, for sharing the response. Thanks, Abrar. And that's the reason you cannot speak continuously in English with just taking the help of sentences only. Okay, उसके साथ आपको कुछ और चीज़ों की भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। यू कैनॉट स्पीक इन सेंटेंसेस ओनली अगर आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो। ये अप्लीकेबल नहीं है अगर आप 1 2 सेंटेंस में बात करते हो फिर चुप बैठ जाते हो। ओके, जब आप कंटिन्यूसली बात करते हो तभी ये प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड रीजन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस ओनली। द रीजन नंबर 2। Now the second reason is very plain. It become mouthful to speak in sentences only. इसका क्या मतलब है? उसका मतलब हम अगली स्लाइड में देखेंगे, बट देन बिफोर दिस आई विल अपडेट यू। ये जो अभी सेकंड रीज़न मैं बताने वाला हूँ, दिस रीज़न इज़ अ वेरी वेरी साइंटिफिक। ये रीज़न क्या है? साइंटिफिक है। किसी किसी को समझ में ना आए फिर भी आप मेरे ऊपर बिलीव करो। अभी जो लोग बात करते हैं कंटिन्यूसली इंग्लिश में, कोशिश करते हैं बात करने की, उनको ये रीज़न समझ में आ जाएगा। ओके, हियर वी गो। नाउ दिस लेडी इज ट्राइंग टू ईट अ बिगर पोर्शन ऑफ द बर्गर। ओके, और ये बंदा क्या कर रहा है? ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू ईट अ बिगर पोर्शन ऑफ द फ्रेंच फ्राइज। ये लोग एक एक फूड का बड़ा पोर्शन खाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? कैन यू सी द स्ट्रेस ऑन देयर फेस? देख पा रहे हो आप? यस, नो, Yes. क्विकली? यस। एंड कैन यू सी हाउ दे ऑक्युपाइड इन चोइंग देयर फूड? वो खाने में कितना व्यस्त हो गए, आप देख पा रहे हो? Yes, sir. यस। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये लोग देखो, इन्होंने सिर्फ एक सिंगल बाइट लिया है, एक छोटा बाइट लिया है फूड का, और उनको वो खा रहे हैं। कैन यू सी द स्माइल ऑन देयर फेस? Yes. यस, राइट। अभी ये जो लोग हैं जब खा रहे हैं तो अगर उनको कॉल आता है तो उसको आंसर कर पाएंगे, या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर बाकी के जो उनके फैमिली मेंबर है उनके साथ बात करते करते खा पाएंगे, या फिर उनको अगर नेटफ्लिक्स देखना है, ओके, मूवी देखना है तो मूवी देखते देखते वो खा पाएंगे। एम आई राइट? Yes. यस। राइट है तो राइट बोलो, नहीं है तो नो सर बोलो, यू आर रॉन्ग। सो आई जस्ट गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अबरार। Right. So, ओके, सो यहाँ पे ये जो लोग हैं दे आर एक्चुअली इंजॉइंग देयर फूड। वो खुद का जो फूड है वो तो इंजॉय कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी की भी चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग द टीवी, ओके, इंटरेक्टिंग विद द फैमिली मेम्बर्स, और अगर कॉल आता है बीच में तो उसको भी वो आंसर कर पाएंगे, राइट? इज इज पॉसिबल विद दिस गाइस? इनके साथ ये पॉसिबल हो सकता है? फूड No, खाने sir. के अलावा वो बाकी कुछ चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे? No, sir. No, right? Because they are fully occupied
in chewing their food. Why? Because this food is mouthful for them. Okay, thanks Tejas for the update, for the response. तो ये जो फूड है उनके लिए क्या है? It became mouthful for them, right? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माउथफुल. माउथफुल का मतलब क्या है? अगर जितना हम भर सकते हैं उतना ज़्यादा फूड हमने भर दिया मुंह में, तो देन वी से दैट द फूड बिकम माउथफुल. सेम चीज़ होती है गाइज जब आप सेंटेंस में बात करने की कोशिश करते हो. ओके, जब आप सेंटेंस में बात करने की कोशिश करते हो, इट बिकम्स माउथफुल एंड दैट्स वाई इट क्रिएट द एक्स्ट्रा बर्डन ऑन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. सो डेफिनेटली अगर जब ये खाएंगे तो उनके जो माउथ में ऑर्गन्स है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, राइट? उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है. अगर आप सेंटेंस में बात करने की कोशिश करोगे कंटिन्यूसली, आई एम सेइंग कंटिन्यूसली, देन इट क्रिएट्स द एक्स्ट्रा बर्डन ऑन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. ओके, इसके पहले जिन्होंने बात करने की कोशिश की है वो रिलेट कर पाएंगे. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस गाइज? ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? अगर आप कंटिन्यूसली बात करते हो बाय यूजिंग सेंटेंस, इट क्रिएट्स द बर्डन ऑन योर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. तो इन अ शॉर्ट प्रेशर आ जाता है बात करते टाइम. द अबरार सेज यस. तो बात करते टाइम प्रेशर आ जाता है. तो ये एक रीज़न है गाइज, जब हम इंडियन पीपल बात करने की कोशिश करते हैं तो बाकी के लोग देख पाते कितने हम स्ट्रेस है. या फिर आप जब किसी को बात करते टाइम देखते हो आजू बाजू में, तो आप देखोगे बात करते टाइम उनके चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा है. किसी ने एक्सपीरियंस किया है गाइज आजू बाजू में? कॉलेज में आपके सर आपसे बात करते हैं या फिर फ्रेंड्स जब अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं. थैंक्स तेजस फॉर द रिस्पॉन्स. तो आप देख पाओगे उनके चेहरे के ऊपर स्ट्रेस रहता है. क्यों? बिकॉज वो सेंटेंस में बात करते हैं और इसके कारण इट क्रिएट्स द एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्पीच एंड द नेक्स्ट रीजन इज देयर फोकस शिफ्ट. इसके कारण उनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम व्हाट टू से टू हाउ टू से इट. दैट इज फ्रॉम कंटेंट ऑफ स्पीच टू द डिलीवरी ऑफ स्पीच. इसका मतलब क्या? जब कोई स्पीकर बात करता है तो उसका फोकस दो चीज़ों के ऊपर रहता है. एक है कंटेंट ऑफ स्पीच, यानी कि यहाँ पे स्पीकर बात कर रहा है तो उसके दिमाग में रहता है स्पीच की आउटलाइन क्या है, इंट्रोडक्शन में मुझे क्या बोलना है, बॉडी में क्या आना चाहिए. बॉडी मीन्स मैटर, ओके, मेन कंटेंट. देन कंक्लूजन में मुझे क्या बोलना है वो उसके दिमाग में रहता है. दैट इज कॉल्ड कंटेंट. बट देन जब वो कंटिन्यूसली सेंटेंस में बात करता है तो उसका जो फोकस है वो कंटेंट से हट जाता है एंड देन डिलीवरी के ऊपर आ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ही बिकम कंफ्यूज एंड इन कंफ्यूजन ही फॉल्टर एंड स्पीच कम टू एन एंड. एंड दिस इज द ओनली रिजल्ट जब वो कंटिन्यूसली सेंटेंस में बात करता है. ओके, द अबरार सेज यस सर ऑलवेज. तो ओके गाइज, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? ये जो मैंने साइंस अभी एक्सप्लेन किया है आपके सामने, आपको ये समझ में आ गया क्या? Yes. यस, राइट. ओके, सो द वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अबरार. अदर पीपल, बाकी के लोग भी रिस्पॉन्स दे सकते हो. ओके, अगर आप बात नहीं कर सकते हो तो जस्ट चैट से मुझे YN ऐसा टाइप करके रिस्पॉन्स दे सकते हो. Okay, thanks Tejas Mahin for the response. Okay. So now we describe the two reasons why we cannot always speak in sentences only. Okay. है ना, ये अगर पैसे मार कर ना Okay. So this is applicable when you speak with a complex sentence. जब आप complex sentence का use करके बात करोगे तब भी ये problem आता है. This is applicable when you use just compound sentences only. तब भी यही problem आता है. And व्हाट्स मोर, जब आप सिर्फ सिंपल सेंटेंस में बात करोगे कंटिन्यूसली तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो फिर आप बोलोगे, पूछोगे सर फिर सेंटेंस के साथ और क्या यूज़ करें? ओके, एनी आइडिया गाइज? सेंटेंस के साथ हमको और क्या यूज़ करना चाहिए? अभी हमारे 3 सेशन हो गए हैं, उसमें आपको थोड़ा मैंने गाइड किया है. उसकी हेल्प लेके मुझे बताओ
आपको क्या लगता है सेंटेंस के साथ और हमको क्या यूज करना चाहिए ताकि हम फ्लुएंटली बात कर पाए? So if you are new one, you can just write down no idea, sir. That's perfectly fine because see, we are learning the science of the speech, okay, and the speech production mechanism. तो इसमें हो सकता है कि हमको पता ना रहे बहुत सारी चीजें. यू आर लर्निंग completely न्यू वन. तो अबरार सेज हमको सेंटेंस के साथ सिंपल वर्ड यूज करना चाहिए. उर्मिला सेज रिदम भी यूज करना चाहिए. ओके. कोण यस. बाकी के लोग क्या बोलते हो? काय नाही हेच बोलू लागली पिल्याकडे गेलते का बोल. ओके गाइज, जब आपको बात नहीं करनी है तो आपका जो वॉइस है वो म्यूट मोड पे रख दो, क्योंकि ये सारी आपका जो बैकग्राउंड का वॉइस है वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है. ओके. नो आइडिया गाइज. यस. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके. ओके गाइज, मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टॉप किया था. लेट मी रिपीट दिस थिंग सो दैट इट विल गेट रिकॉर्डेड. So, while speaking, we use simple sentences and very few complex sentences and compound sentences. Okay. So the simple sentence का जो percentage है, it is roughly around 50%, and rest of the complex and compound sentence इनका जो percentage है वो है बहुत कम, around 5 to 10%. So बाकी का जो roughly 50% portion होता है, that is your speech composition features. So these are the features actually help you to compose your speech. They help you to deal with hesitation, and they help you to keep the flow of your speech. And this is the aim of the course, to teach you how to use, firstly, what are the speech composition features, how to use them, implement them, and practice them in your speech. Okay. सो हम लोगों को पता है सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, और इसके कारण ही हम राइटिंग में या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन कर पाते हैं. बट देन जब हम बात करते हैं तो ऑन द स्पॉट हम इनको कंपोज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इक्विप्ड टू यूज द स्पीच कंपोजिशन फीचर्स जो एक्चुअली हमको मदद करते हैं हमारा स्पीच कंपोज करने में. ओके. सो दिस इज द एम ऑफ द कोर्स, टू टीच यू ऑल these स्पीच कंपोजिशन फीचर्स. एंड गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. जस्ट अ मोमेंट गाइज. सो हमने क्या लर्न किया? स्पीकिंग इन सेंटेंसेस ओनली इम्पॉसिबल, एंड नॉर्मल स्पीच कंटेन 50% simple sentences and approximately 50% speech composition features. ओके. कल हम देखेंगे द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. उसमें हम देखेंगे कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए, ओके, बेसिक पर्टिकुलरली बोलना सीखने के लिए हमको 7 स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है. बट देन इसमें से कुछ स्टेजेस हमने स्किप कर दिए हैं जिसके कारण हम फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते. वो हम आज कल देखने वाले हैं. उसके साथ हम ये देखेंगे हाउ हैकिंग दी स्पीकिंग प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड. ओके. इसका क्या मतलब है? वी आर गोइंग टू कॉपी द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यूके चाइल्ड, देन वी विल डायसेक्ट एनालाइज द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड. उसको हम एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम मॉडिफाई करेंगे और उसको हम फिर कंप्रेस करेंगे. ओके. वाई कंप्रेस? क्योंकि जब यूएस यूके का छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम बात करना सीखता है तो उसको अराउंड 3 साल लगते हैं, उसके बाद वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल पाता है.
तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हमने ये प्रोसेस मॉडिफाई करके कंप्रेस की है, ताकि हम जस्ट 3 महीने में ये लर्न कर पाए, ये प्रोसेस लर्न कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और उनकी तरह फ्लुएंटली कंफर्टेबली इंग्लिश में बात कर पाए। सो गाइस, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, और उसके बाद हम स्पीच क्लब एक्टिविटी देखेंगे। व्हाट इज दैट? अ हॉट सीट। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। So tomorrow we'll have this group discussion. The topic is alcohol must be banned in India. The question mark. तो हम पूछ रहे हैं अल्कोहल को बैन करना चाहिए क्या? तो आप पॉइंट बना सकते हो, लाइक चैलेंज इफ नॉट बैन, चैलेंजेस इफ बैन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बैन करेंगे तो हेल्थ हैजार्डस, सॉरी बैन अगर नहीं करेंगे तो हेल्थ खराब होगी लोगों की, देन लॉस ऑफ, इट इज अ लॉस ऑफ मनी फॉर द फैमिली, हाइजीन खराब हो जाएगा सोसाइटी का, फैमिली सफ़र करती है अगर हम बैन नहीं करेंगे। अगर हमने अल्कोहल को बैन किया तो एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगा, उनका लिविंग खत्म हो जाएगा जो अल्कोहल बनाते हैं। फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 200% उस पर टैक्स लगाते हैं, स्मगलिंग बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और विड्रॉवल सिम्टम का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने पॉइंट दिए हैं, इसके अराउंड या फिर एडिशनल पॉइंट आप ऐड करके इसकी तैयारी कर सकते हो आप। कल हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इन आवर सेशन। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट, सी यू टुमारो। बोलो तुम जा चले जाओ।